भाई उसको को व्हाट्सएप करें मुझे क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन टेक्स्ट का जल्दी से। लेक्चर नंबर 20 20 बोल दिया करें। ओके आए पेज नंबर 240 पे। बुक्स ले ली हैं? बुक्स मैसेज आ गया था? नहीं आया? बुक्स निकालें बस। अब पेज 240 पे आए, बुक्स अवेलेबल हैं। क्या करना है इसी का जल्दी बताएं, जल्दी बोलें क्या करना है। बस इसी तरह देखते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। चलो छोड़ो, इधर आए जी, पेज 240 पे आए। भाई जल्दी किया करें, जो भी डिसाइड करना हो, बोलना हो, जो भी मसला हो। पेज 240 पूरा पूरा टेस्ट कॉपी करवा लें सबके लिए, वो उस तरह सफा नहीं। अच्छा मोहतरम, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर जो है वो अगर एक इन्वेस्टर को लॉस आए किसी सिक्योरिटी के बेचने पर और वो इस सिक्योरिटी को 1 महीने के अंदर खरीद ले या उसकी रिलेटेड पार्टी और पोर्टफोलियो सेम ही रहे, थोड़े अरसे बाद आप आके नजर मारें वो शेयर उसी तरह पड़े हैं, तो इट मींस कि उस बंदे को जो कैपिटल लॉस बनता था वो अलाउ हो जाएगा या डिस अलाउ हो जाएगा? डिस अलाउ। क्रॉस ट्रेड, क्रॉस ट्रेड में हमने ये पढ़ा था, दो ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान या एक ही बंदे के दो रिलेटेड अकाउंट्स, जैसे उसका और उसकी बीवी का अकाउंट, दो ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान, ये एक ही बंदे के दो रिलेटेड अकाउंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग अगर हो तो ऐसी सूरत के अंदर ये रीशफलिंग भी अलाउड नहीं है। इसमें लाइन लिखी हुई थी, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू जानने वाले अकाउंट्स ऑफ एक ही बंदा यानी उसका और उसकी बीवी का, और बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस, ये काम हो टू आर्टिफिशियली रियलाइज अ कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस रियलाइज करने के लिए विदाउट सेलिंग द सिक्योरिटी टू एन। इसमें सिक्योरिटी आउटसाइडर को नहीं बेची, आपस में ही बेचा जा रहा है ताकि बाद में उसको खरीद लिया जाए। हाँ रिलेटेड अकाउंट से बस बीवी बच्चे वगैरह। अच्छा टैक्स स्वैप सेल, टैक्स स्वैप सेल ये था कि आपने बाटा के शेयर बेचकर 1 महीने के अंदर अंदर किसी जूते बनाने वाली कंपनी के शेयर नहीं खरीदने। अगर बाटा के शेयर बेचकर किसी जूते बनाने वाली कंपनी के शेयर खरीद लेंगे तो दैट विल बी आ पनिशेबल इवेंट और आपका लॉस जो है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये डिस्कशन की थी कल की। अब एक दिन हमने बात की थी, देखें घर का किराए पे चढ़ाना, मोबाइल छोड़े ना, घर का किराए पे चढ़ाना फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। बिल्कुल मुतवज्जे होके ऐसे होके आप लोग हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। घर का किराए पे चढ़ाना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। घर का बेचने का मुआहिदा करना और बेचकर नियत कर ली बेचने की, एडवांस आया, उस एडवांस पे कब्जा कर लिया, ये भी इनकम प्रॉपर्टी में जाता है, क्योंकि असल में सेल नहीं हुई ना, सेल होने से पहले ही एग्रीमेंट कैंसिल हो गया और एडवांस पे आपने कब्जा कर लिया। तो घर के किराए पे चढ़ाना भी इनकम प्रॉपर्टी और घर बेचकर बेचने के लिए एडवांस लेना और घर की डील कैंसिल हो जाना या प्लॉट की डील कैंसिल हो जाना और उस पैसे पर कब्जा कर लेना, डेट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट,
पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट शेयर ओन कर रही हो 50 या उससे ऊपर, या फॉरेन गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या ऐसी कंपनी जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो, या फिर लिस्टेड कंपनी हो पाकिस्तान की, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो और उसके शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हों और साल के आखिरी दिन भी वो लिस्टेड हो। अगर किसी ऐसी कंपनी के आपने शेयर्स बेचे तो समझा जाएगा आपने किसके शेयर्स बेचे हैं, पब्लिक कंपनी के। इसके अलावा अगर आपने कुछ सिक्योरिटीज वगैरह बेची, वो काफी सारे नाम थे, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या नाम थे, ये सारा बेचना किस में फॉल करेगा, सेक्शन 37। और जब चीजें गिर जाती हैं सेक्शन 37A में तो नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं। जब चीजें सेक्शन 37A में गिर जाती हैं तो नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं। यानी अगर सवाल में एक्चुअल कमीशन वगैरह हाइब्रिड में लेट आने पर, चले एंड पे कुछ सजा दूंगा मैं आके, अगर सवाल में कोई एक्चुअल कमीशन वगैरह दिया हो उसको इग्नोर करना, ये क्या वजह लेट आने की, पहले उधर जी चलें क्लास के बाद वाकिफ नहीं, इधर सेकंड क्लास रूम में आ जाए। अच्छा, अगर आपने कोई कमीशन दिया है और कमीशन एक्चुअल फिगर आपको अवेलेबल है सवाल में, आपने वो इग्नोर करनी है, उसकी जगह आपने क्या माइनस करने हैं, नोशनल एक्सपेंसेस, डेट इज -0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड। तो 37A में चीजों का गिर जाना इसके नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए काफी है, और इस पे रेट भी फिर सेपरेट लगेंगे और इसे इनकम में ऐड करके लेस भी करेंगे। बट अगर आपने हाइब्रिड में लेट आने पर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं या आपने कोई ज्वेलरी पेंटिंग बेची है तो फिर ये सेक्शन 37 है, ये नॉर्मल रिजीम में गिरेगा। हाँ, इसमें अगर कोई कमीशन वगैरह या खर्चे हैं वो बस वैसे ही माइनस कर लें, इसमें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल एक्सपेंसेस। और इसी तरह अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी का किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बट बेचना इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो ये भी सेपरेट ब्लॉक है। अगर इस पे भी कोई कमीशन वगैरह है तो वो भी आप माइनस कर लें, कोई मसला नहीं। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। कमीशन के अलावा अगर और भी कोई एक्सपेंसेस हैं जो कि जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं तो वो यहां भी माइनस करने की इजाजत है और यहां भी माइनस करने की इजाजत है। लेकिन कमीशन के अलावा अगर और कमीशन या कोई और खर्चे हैं तो वो यहां माइनस करने की इजाजत नहीं है, उसकी जगह -0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस। जैसे कि कल वाले सवाल छोटे से में हमने देखा था कि कमीशन के अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस भी थे, तो क्योंकि ये 37A बन रहा था इस वजह से हमने क्या किया था, एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर करके नोशनल एक्सपेंसेस माइनस किए थे। तो कमीशन और जेन्युइन खर्चे यहां पर माइनस करें, कोई मसला नहीं, कमीशन और बाकी जेन्युइन खर्चे यहां माइनस करें, कोई मसला नहीं, बट यहां पर एक्चुअल खर्चों की जगह क्या माइनस करें, नोशनल एक्सपेंसेस। दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम चाइल्ड, ये प्रॉब्लम चाइल्ड है जो कहता है कि एक्चुअल खर्चों का हाँ करो और उसकी जगह क्या माइनस करो, नोशनल एक्सपेंसेस। तो दैट इज हाउ आई हैव वेस्टेड दी 12 मिनट्स ऑफ क्लास। 12 मिनट मैंने आपके वेस्ट कर दिया आज इन दिस रिवीजन। ओके, so that was really sad for me at least, maybe good for you but sad for me। और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने आपके फ्यूचर के सिलेबस से कैसे खेला इस 10-12 मिनट में। ओके, चलें जी आगे। सवाल कितने रह गए हैं, ओके। सो इफ इट इज डिसाइडेड कि कोई थिंग सेक्शन 37 में गिर रही है तो खर्चे एज इट इज माइनस करें, और जो चीज सेक्शन 37A में गिर रही है, नोट कर लिया था सवाल घर जाके जिन्होंने नोट नहीं किया था, तस्वीर सुबह सुबह आ गई थी, मादरत वो किसी भाई ने बताया था लेक्चर नोट्स नहीं पहुंच रहे, वो मैं शाम तक कोशिश करूंगा पहुंचा दिया करूंगा कि आज क्या क्या पढ़ाया है। किस बच्चे ने कहा था कल, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, शायद दूसरी हाइब्रिड क्लास से आके कहा था। तो मेरे भाई इंशाल्लाह ये कोशिश किया करेंगे, जरा टीए को ना एक दफ़ा रिमाइंड करा दिया करें,
उसका नंबर ले लें जिन्होंने हाइब्रिड में बताया था कि वही रिमाइंड करा दिया करें। अच्छा आगे चलें जी। अब सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि जो तो चीजें सेक्शन 37 में गिरेंगी वो नॉर्मल रजीम में गिरेंगी, और जो 37A में गिर गई वो सेपरेट ब्लॉक होगा। अच्छा अब थोड़ा सा सवाल को हम जो है वो बेहतर करने लगे हैं और इस डेटे के ऊपर लिखने लगे हैं रुपीज इन 1000। ये डेटा किस में है? रुपीज इन 1000। तो कल वाली डायग्राम में ये नहीं था, आज मैं डायग्राम दोबारा भेज दूंगा। ऑब्वियसली आपने तो रजिस्टर पे नोट कर लिया है, आप डायग्राम को बेशक फारक कर दीजिएगा, आप रुपीज इन 1000 इसके ऊपर लिख लेंगे। ओके चलें जी, ये सारा डाटा है रुपीज इन 1000 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। $37 वाले हैं, यानी नॉर्मल रिजीम है, तो इनको हमने नॉर्मल रिजीम में रखा था और एक्चुअल खर्चा माइनस किया था। फिर ये 37A वाले हैं, तो 37A वालों को हमने जो है वो कहाँ रखा था? 37A वालों को हमने जो है वो सेपरेट ब्लॉक में रखा था और नोशनल। इसके बाद हाँ ये चीज भी जरा सुन लें जो कल हमने पढ़ा था। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं बेचे, या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए तो बेचे लेकिन एनसीसीपीएल से क्लियर नहीं करवाए, यानी दोनों बातें पूरी होना जरूरी है, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भी बेचें, एनसीसीपीएल से क्लियर भी करवाएं। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज या एनसीसीपीएल के अलावा रूट कराए हैं, उनका बेचना कहां जाएगा? सेक्शन 30। अब अगर चला जाएगा सेक्शन 37 में तो फिर एक्चुअल खर्चे ही माइनस होंगे, फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस, और ये नॉर्मल रिजीम गिरेगा। जब सेक्शन 37 लगेगा तो फिर पूरी एंटायरिटी के साथ लगेगा, अपनी पूरी जो है वो जोबन के साथ लगेगा। हाँ एक और बात हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अगर ऐसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं जो भी इनिशियल पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं और उस वक्त शेयर बिके हैं, तो इन शेयर्स का बेचना भी कहां फॉल करेगा? सेक्शन 30। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी कि बाद में अगर आपने जाके एनसीसीपीएल से उनको रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड में नोटिस में बात ले आए और टैक्स भी सेक्शन 37A वाला ही आप पे कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना भी कहां फॉल कर जाएगा? सेपरेट ब्लॉक में, सिक्योरिटीज में। डन। तो ऐसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचना जो स्टॉक एक्सचेंज या एनसीसीपीएल के अलावा बेचें वो भी 37 में जाएगा, और ऐसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचना जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाली है वो भी सेक्शन 30, एक्सेप्ट ऐसी कंपनी जिसके आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बेचें लेकिन बाद में किसको रिकॉर्ड जमा करवा दें? उसका एनसीसीपीएल। So that was which we tried to learn yesterday, in which we are hitting our mind again and again today. I don't know what you people do in your home sweet home. Okay, let's come back. जिथे दी ये हाइब्रिड में एसी को कुछ प्लस माइनस करना है तो हाथ खड़ा कर दें, पक्का चलने की नौबत आ रही है। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये है कि हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर क्यू कंपनी क्यू आ रही थी, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर नहीं बेचे, इसलिए 30 माइनस 20 माइनस 2। डन। 30 माइनस 20 माइनस 2 नॉर्मल तरीके से। आगे चलें। इसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले शेयर थे लेकिन आपने एनसीसीपीएल से रूट भी करा लिए हैं और टैक्स भी पे कर दिया है, इसलिए अब इन पे अल्लाह का शुक्र है कौन सा सेक्शन लगेगा? तो कंसिडरेशन। मेन ये रेड वाली चीज है, ये रेड वाली चीज क्वेश्चन का पार्ट नहीं थी, हमने वो काली वाली अंग्रेजियां जज की थी। तो अब जो है वो क्या होगा? अब कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, लेकिन -1 नहीं, इस -1 की जगह नोशनल एक्सपेंसेस। एंड इन द एंड आपने ज्वेलरी बेची है, तो 10,000 की ज्वेलरी खरीदी थी, 4,000 की बेच दी है, ज्वेलरी पे लॉस आया है, लॉस माइनस करने की इजाजत ज्वेलरी पे नहीं है, तो ज्वेलरी लिख के हमने डैश डाल दिया था। ओके ये टोटल कराएं जी।
55 और ये इसके टोटल की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें ना कई दफा ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने नई खरीदी हो सकती हैं और कुछ आपने पुरानी खरीदी हो सकती हैं, तो हो सकता है इन पे टैक्स रेट डिफरेंट हो, इसलिए सिक्योरिटीज का टोटल ना भी करें तो ठीक है। तो बेहतर है टोटल ना ही करें, क्योंकि कुछ पुरानी खरीदी हो सकती हैं और कुछ नई खरीदी हो सकती हैं। सो दैट इज द रीजन कि टोटल ना ही करें तो कोई मसला नहीं। अब किस तरफ हमने आना है? न्यूमेरिकल के मुंह की तरफ। हाइब्रिड में बातें करते हुए धड़ाधड़ न्यूमेरिकल के मुंह की तरफ आना है। तो बंदे का नाम मिस्टर एक्स ले लेते हैं। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर फला फला। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी जी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। कितनी? 55,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सी जी? सेपरेट ब्लॉक। कौन कौन सी? कंपनी टी 47.7, कंपनी जी 19.7 इज इक्वल टू 67.4। दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो, मस्ताने हो गए हो। 122.4। कितनी दफा क्या नाश्ता करके आया करें, नाश्ता करके आया करें। मैं नाश्ता करूं। सेपरेट ब्लॉक माइनस कर दें। जी बाउले 47.7 प्लस 19.7 55। ये छोड़ें, अब पता नहीं क्या लोग बैठे हैं। 60.4 55 आ जाके वही खोती बोर्ड थले ये वही सॉरी। सो द डंकी इज बैक टू पेविलियन। 55 वही वाला आ गया, वो जो नॉर्मल रिजीम वाला था। अब इसके साथ हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल ये कौन सी है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। भाई ये रेड में तो टोटल आया था ना, टोटल में तो सारा पड़ा था। अब क्या निकालना है? टैक्स। अब क्या निकालना है? तो ये 55 है या 55,000 है? 55 है या 55,000 है? 6 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं। तो क्लास के बाद आके बच्चों ने पूछना टैक्सेस पे 0 क्यों लगाया? टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला। चैप्टर 4 में जाते हैं और 55,000 को ढूंढते हैं। 55 किधर हो? आओ आओ ढूंढो, कमरे में आओ पहले। ये हाँ हम कमरे में आ गए। 55 किधर हो? मैं इधर हूं। अच्छा, तो टेबल 1 के मुताबिक कितना रेट? 0%। तो 0 टैक्स हो गया 55,000 के ऊपर। अब कंपनी टी भी 37A वाली है और कंपनी जी भी 37। तो सबसे पहले जाके कैपिटल गेन के चैप्टर में 37A सेक्शन खोलते हैं। 37A, हाँ आ जाओ, मैं चैप्टर 10 में हूं। 37A हम आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, मेरे में टेबल भी है। तुम्हें उसी की तलाश है? जी जी बिल्कुल। चलो फिर पेज 239 पे आओ। आ गए। अब देखें ये टेबल में 3 बातें हैं। नए खरीदे हुए कड़कते हुए, पुराने खरीदे हुए नॉन कड़कते हुए, बहुत पुराने खरीदे हुए हैं अलमारी के अंदर गुम गए हैं, बहुत बहुत पुराने हैं लक्कड़ दादा के पास पड़े हुए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इनकी डेट ऑफ परचेज क्या है। डेट ऑफ परचेज के मुताबिक डिसीजन होगा कि व्हाट विल बी द टैक्स रेट। ओके, जस्ट रिलैक्स। टेक लगाएं, टेक लगाएं। ओ भाईजान ने टेक लाओ। अच्छा, टेक लगा के हाइब्रिड प्लीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो टेक लगाएं। टेक टेक, रिलैक्स हो जाएं। अच्छा जी, अब डेट ऑफ परचेज देखते हैं, कंपनी टी की और कंपनी जी की।
तो इधर उधर की ना बात कर, तो बता तेरा संडे कैसा गुजरा। मुझे दूसरों से गिला नहीं, तेरे संडे का सवाल है। कंपनी टी, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 24, और कंपनी जी डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज की बुनियाद पर डिसीजन होगा। तो कंपनी टी की डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 24, तो 1 जुलाई 24 को जरा ढूंढें लब्बा, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 24, तो कितने % रेट है? सो दैट्स वाई ये नई खरीदी हुई है ना, तो नई खरीदी के बेस पे कितना रेट है? 15%। टैक्स किसके ऊपर? सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में किसका टैक्स? कंपनी टी का। ये कंपनी टी क्या है? नए खरीदे में ना शेयर्स, ये भी ताजा ताजा 1 जुलाई 24 अभी जो गुजरा है, 1 जुलाई 24। 47.7, इधर आओ, आ रहा हूं जरा। 15%, 7.1, जी देखें इधर 55 पर ये टैक्स आ गया, 47.7 पर ये टैक्स आ गया, अब 19.7 क्या है? कंपनी जी। तो कंपनी जी का जाके देखें कि डेट ऑफ परचेज क्या है। 1 जुलाई 22, सेक्शन 37A हम आ रहे हैं। मरहबा मरहबा, आ जाओ, टेबल मेरे में है। 1 जुलाई 22, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई, तो ये वाला टेबल लगेगा, लगेगा। चलें जी, ये वाला टेबल लगाते हैं। आप बताएं 1 जुलाई 22 के लिए ये भी देखना पड़ेगा डेट ऑफ सेल क्या है। तो डेट ऑफ सेल क्या थी? 22 जून 25, वही बात होगी ना, वो डैश डैश डला हुआ है। तो यहां से देखना है 22 जून 25, 1 जुलाई 23, 1 जुलाई 24, 1 जुलाई 25। ना 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 ना, आगे निकल गए। बोले 2 साल से ज्यादा, 3 साल के अंदर क्या रेट है? 10%। टैक्स कंपनी जी। नई खरीदी है या पुरानी? पुरानी या बहुत पुरानी? पुरानी। 19 पॉइंट इंटू 1.97, 1 So that is all about this numerical. Enjoy the take with Diwar and enjoy this numerical. हाँ, क्या चीज? अगर सवाल साइलेंट है तो टैक्स पेयर को एक्टिव ज्यूम करेंगे या नॉन एक्टिव? एक्टिव ज्यूम करेंगे। अगर बंदे के बारे में नहीं बता रहा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट ज्यूम करेंगे, नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। जल्दी से मोबाइल इस्तेमाल कर लें चौथी रो में, फिर हम आगे चलते हैं। गुड गुड, चलें जल्दी अब रख दें। कैलकुलेटर अल्लाह करे मिल जाए कहीं से।
ओके चलें जी, फर्स्ट रो में बैठ के हाइब्रिड मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, डेयरिंग स्टेट। अच्छा जी, अब मोहतरम हाउ वी विल प्लान, तो फर्स्टली तो आप ये देखें ना कि जो भी डाटा आपको अवेलेबल है वो सेक्शन 37 में गिर रहा है या सेक्शन 37A में गिर रहा है। तो फर्स्ट डिसीजन तो ये हुआ करेगा कि सेक्शन 37 में गिर रहा है और सेक्शन 37, अगर सेक्शन 37 में गिर रहा है तो इसमें फिर कमीशन वगैरह और खर्चे वगैरह माइनस किया करेंगे, और अगर 37A में गिर रहा है तो खर्चे वगैरह माइनस करने की बजाय नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अच्छा जी, पहला सवाल क्या हुआ करेगा, सेक्शन 37 लग रहा है या 37A लग रहा है। अगला सवाल मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ये हुआ करेगा कि आपने एक्चुअल खर्चे माइनस करने हैं या, अगर तो सेक्शन 37 लग रहा है एक्चुअल खर्चे, अगर 37A लग रहा है तो फिर जब आपने अलग अलग कर लिया तो 37 वालों को अलग वर्किंग में डाल देने, 37A वालों को अलग वर्किंग में डाल देने, फिर 37 वालों का टोटल बेशक कर दें, 37A वालों के टोटल का कोई फायदा नहीं है, फिर इसको भी फेस पे ले जाएं, इसको भी फेस पे ले जाएं, इसको भी फेस पे ले जाएं। इसमें से इन दोनों को इसलिए माइनस कर दें क्योंकि इन पे कौन सा रेट है, अलग रेट है। तो जब इनको माइनस कर दें, अब इन पे अलग रेट लगाना भी है, तो रेट लगाने के लिए ये डाटा इनफ नहीं है, देखना पड़ेगा कि कंपनी टी जो है वो नई खरीदी हुए शेयर्स हैं और कंपनी जी जो है वो पुराने खरीदे हुए शेयर। दैट इज द स्टोरी, वेरी इजी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मोबाइल छोड़ दें प्लीज प्लीज प्लीज। ओके पेज नंबर 241। टैक्स लोग साल के एंड पे देते होंगे या साल के शुरू में देते होंगे? साल के एंड पे देते होंगे। कई दफा देते होंगे या साल खत्म होने के बाद ही एक दफा देते होंगे? साल खत्म होने के बाद ही एक दफा देते होंगे। लेकिन जो एओपीज और कंपनीज हैं, अगर वो सिक्योरिटीज बेचें तो वो, अब बातें कर लें जरा हाइब्रिड में प्लीज, देखिए कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है, आप लोग बातें कर रहे हैं। अगली रो वालों का क्या मसला कि वो आपके साथ बैठे हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटीज के लिए ये रूल है कि अगर एओपी या कंपनी है और वो सिक्योरिटी बेचे, एओपी या कंपनी है और वो सिक्योरिटी बेचे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो हर क्वार्टर में टैक्स जमा करवाए। कब जमा करवाए? क्वार्टर में। कैसे जमा करवाएगी? जुलाई से सितंबर का पहला क्वार्टर होगा, इसका टैक्स वो जमा करवा दे 7 अक्टूबर को, 7 दिन बाद। इसी तरह अक्टूबर से दिसंबर में जो शेयर बेचे, इनका टैक्स जमा करवा दे 7 जनवरी को। जनवरी से जो मार्च में शेयर बेचे, इनका टैक्स जमा करवा दे 7 अप्रैल को। और अप्रैल से जो जून में शेयर बेचे, इनका टैक्स जमा करवा दे 7 जुलाई। तो कंपनीज के लिए क्या चीज मैंडेटरी है और एओपीज के लिए, अगर वो शेयर्स बेचें तो सिक्योरिटीज बेचते हुए साल के एंड पर एक ही दफा टैक्स जमा करवाएं या हर 3-3 महीने बाद टैक्स जमा करवाएं? चलें पढ़ें।
एवरी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन होता है? शेयर खरीदने वाला, बेचने वाला? नहीं, बेचने वाला तो नहीं, इन्वेस्ट तो बंदा वो कर रहा होता है जो खरीद रहा होता है। एवरी इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी बेच के ये तो नहीं कहता मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। लोग कहते हैं किधर है फिर वो प्रॉपर्टी, वो तो बेच दी। इन्वेस्टर तो खरीदने वाला होता है ना। एवरी इन्वेस्टर अदर देन एन इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, फिर किसकी बात हो रही है इधर? एओपी और कंपनीज की। तो इन्वेस्टर से मुराद इधर लाइन लगा के कौन है? एओपी और कंपनीज। यानी अदर देन इंडिविजुअल का क्या मतलब है? एओपी और। तो एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल्स शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। किसके ऊपर? ऑन कितने दिनों में? विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ, एंड विल पे द विद इन 7 days आफ्टर द एंड ऑफ। सो व्हेन पहला क्वार्टर एंड हुआ, आपको पता है हमारा साल तो जुलाई में शुरू हो जाता है, तो पहला क्वार्टर कब एंड हुआ? सितंबर। अगला क्वार्टर कब एंड हुआ? दिसंबर। ओके नेक्स्ट जी। भाई पूछ रहे हैं ये खरीद रहे हैं, इसे गेन कैसे होगा? असल में इन्वेस्टर तो खरीदने वाले को ही कहते हैं, मेरी वो बात अपनी जगह, लेकिन ये जो गेन आ रहा होगा ये ऑब्वियसली ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट आ रहा होगा। उस बंदे को इन्वेस्टर ही कहते हैं जो खरीद रहा है, लेकिन गेन का लफ्ज जब आ गया तो गेन कब राइज होगा? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी पढ़ें। नोट, अगर एक कंपनी का सोल बिजनेस है टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट्स, एक कंपनी है वो कहती है मैं बेचती ही शेयर्स हूं। सोल बिजनेस ऑफ कंपनी इज टू मैनेज इट्स, कंपनी का सोल बिजनेस ही है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना इन डिफरेंट सब्सिडरीज। सब्सिडरीज वो कंपनीज होती हैं जिनमें आप 50% से ऊपर शेयर खरीद लें। तो बात हमारे स्कोप की नहीं है वैसे, पर लिखने तो लिख लें किसी ने सब्सिडरी का मतलब। सब्सिडरी वो कंपनी होती है कि जिस कंपनी में किसी और कंपनी ने 50% से ऊपर शेयर खरीदे हुए। इफ सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी is to manage its investments in different subsidiaries, then income of company would be dividend and capital gain. अगर एक बंदे ने बहुत सारी मुर्गियां खरीदी हुई हैं तो उसकी दो ही इनकम्स हैं, या तो मुर्गियों का गोश्त जान दे, तो अगर एक बंदे ने खरीदे ही शेयर्स हुए हैं तो उसके बाद दूध तो नहीं आना, उसके बाद शहद तो नहीं आना, क्योंकि उसने ना शहद की मक्खियों का छत्ता लगाया हुआ है, ना उसने भैंसें खरीदी हुई है। तो अगर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब्सिडरीज में, अगर उसने क्या की हुई है? सब्सिडरीज में क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट। उसने इन्वेस्टमेंट काउज में की हुई है, उसने इन्वेस्टमेंट शीप्स में की हुई है, उसने इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है? सब्सिडरीज में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सब्सिडरीज में तो क्या आपको साल के एंड पे मिल्क आएगा, मैंगो आएगा, पीनट आएगा, या आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन आएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर इधर मैं लिख दूं इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउज, देन इनकम ऑफ कंपनी विल बी मीट एंड मिल्क, ओवर यू मीट। लेकिन इफ यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज, देन योर इनकम विल ऑलवेज आल्सो विल बी डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है साल के एंड पे जो कंपनी प्रॉफिट बांटे, और कैपिटल गेन ये होता है कि कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए। सच इनकम ऑफ कंपनी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। अच्छा, कंपनीज के लिए फिर ये कैपिटल गेन इनकम नहीं है, क्योंकि इसका कारोबार ही है। ओ, क्योंकि कंपनीज का अब उसका कारोबार ही है, तो फिर उसके लिए ये डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम नहीं होगी। ये कौन सी इनकम होगी? ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकली तो टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? कंपनी की। और हमारे सिलेबस में किसके न्यूमेरिकल हैं? इंडिविजुअल्स और एओपीज के। तो सिंपल सी बात, एक कंपनी है वो कहती है कि मेरा कंपनी एक्स है, वो कहती है कि मेरा काम ही शेयर खरीदना बेचना है, और मैंने इतने ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं अगली कंपनीज के कि वो मेरी सब्सिडरीज बन गई हुई हैं।
अब तो वो मेरे इशारों पे नाचती हैं कंपनीज, तो बस ठीक है, फिर ये डिविडेंड ही कमाएगी और कैपिटल गेन इनकम कमाएगी, लेकिन वो इनकम डिविडेंड और कैपिटल गेन में नहीं जाएगी, बल्कि ये उसकी कौन सी इनकम होगी? If the sole business of a company is to manage its investment in different subsidiaries, then income of company would be dividend and capital gain. Such income of company would be chargeable to tax under the head, ये उसकी इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्लियर? ये फिर कैसे पे करेगा? ये कंपनीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा हाइब्रिड में 4th रो में जरा उठना पड़ेगा सीट से, फिर आगे समझ आएगा। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, ये क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको हिलाना पड़ता है? टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। अच्छा भाई, चलें पहले कल के टेस्ट वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इसको जो है वो शुरू करते हैं। भाई वो पता करें सफ़े आगे हैं, बांटे हैं बच्चों में? नहीं वो, हाँ कल वाला सफ़ा बांट दिया था, लेकिन पूरा बांटवाना चाह रहा हूँ जिसमें पूरा टेस्ट हो। कॉपीज हो रही हैं? जी जी, क्या क्या केस? अच्छा जी, मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। चलो भाई ऑन। अच्छा टेस्ट का सॉल्यूशन आ गया, टेस्ट का सॉल्यूशन देखें व्हाट्सएप पे आ गया, टेस्ट 2 का आ गया। ओके ठीक है, कितनों को रिसीव हो गया जरा देखें, हाथ खड़ा कर दें, 2-4 लोग कंफर्म। ठीक है, टेस्ट का सॉल्यूशन पहुंच गया। Zen is a resident filer and has provided to the following information pertaining to tax year 2025. तो अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स 2021 द टोटल इनकम ऑफ फरहीन, ये भाई फरहीन नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ी सी जरा वो सवाल में गलती हो गई थी, ये जैन होना चाहिए था। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा, और आपने ये नहीं कहा होगा कि फरहीन डाटा इज नॉट अवेलेबल सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये कितने लोग नोट दे के आ गए? ये डाटा जैन का है और नीचे फरहीन का न्यूमेरिकल है, इसलिए फरहीन डाटा इज नॉट अवेलेबल सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। तो मादरत, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी क्वेश्चन पेपर में। अच्छा ये वाला सफ़ा कल आपको बांट दिया था, नहीं बांटा हुआ तो तस्वीर खींच लें। जैन ही ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन लाहौर, उसके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है लाहौर में, हाइब्रिड में बातें करते हुए। ऑन यकम मार्च 2025 को ही डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट टू कासिम फॉर 24 लाख, और उससे 2 लाख रुपया एडवांस आया है। ऑन यकम जून 2025 मिस्टर कासिम रिफ्यूजेस टू बाय द प्लॉट, सो ही फॉरफिटेड द
डिपॉजिट, तो उसने डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया है, यानी उस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। किसी अच्छे सोल्यूशन साथ साथ नहीं देखेगा, अदरवाइज आई विल बीट यू। काले मार्कर, भाई देयर इज नो काला इन इट, दिस ओनली नीला लाल। अच्छा जी, सो कम ऑन वर्किंग नंबर 1, किसी को फोन करके कह दो। Well, I will not allow you to note it down because the solution is readily available for you. So guys, please try to be a real guy. Forfeited deposit किसके केस में? On the residential plot. ऑनलाइन वाले क्वेश्चन पेपर खोल लेना दूसरे किसी मोबाइल के ऊपर, अगर मोबाइल के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, इतना तो आप करते ही होंगे। अच्छा जी, he owns a house situated in Defence which was given on rent to Atif under rental agreement for 4 years. कितने साल के लिए रेंट एग्रीमेंट हुआ है? ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरफ करो, तीनों क्लासों में इकट्ठे नोट्स रखवाओ, फिर इकट्ठे बांटेंगे। इधर रख के चले जाओ, इधर वाले ये दो के, वो आखिरी सफा भी कॉपी करा लिया जिसमें वो था टेबल, उसकी तो जरूरत नहीं थी, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। सोल्यूशन भी कॉपी करवाया, सोल्यूशन की तो जरूरत नहीं, सॉफ्ट का जमाना चल रहा है, इतना हार्ड जमाना तो नहीं है कि सोल्यूशन भी कॉपी कराओ, सॉफ्ट जमाना चल रहा है, अब खैर है, जान दो। अच्छा, he owns a house which was given on rent to Atif under rental agreement for 4 years. 4 साल के लिए ये घर किराए पे दे दिया गया है, जो एक्सपायर हो गया है 31 मार्च 25 को। मुझे बताएं, दूसरी दोनों क्लासों में ये रखें, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट रो हाइब्रिड को देखते हैं इनका क्या करना है। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा मेरे भाई कि आतिफ को रेंट पे कब दिया है? या बता दें रेंट पे कब दिया आतिफ को? 31 मार्च 24। मैं रिवर्स चल रहा हूं ना, 4 साल पहले दिया ना दीवानों। 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22 और 31 मार्च 21। अब 31 मार्च 21 को तो नहीं किराए पे दिया होगा, 1 अप्रैल 21 कर लें, तो 1 अप्रैल 21 को हमने किसको घर किराए पे दे दिया? आतिफ को। ओके, 1 अप्रैल 21 कौन सा साल है? 30 22 चुपेड़, उसको छोड़ें, आप लोग बताएं 1 अप्रैल 21 कौन सा साल है? 30 जून 21। 22 से 1 अप्रैल 21 22 होता है। आर यू पीपल एमएडी? 1 अप्रैल 21 22 का साल होता है। 1 अप्रैल 21 कौन सा साल होता है? 30 जून 21। फिर नहीं नाश्ता करके आते, खाना भी नहीं लगता खाया हुआ रात का, कल दोपहर का भी नहीं खाया हुआ लगता है। अच्छा, 30 जून 21, 30 जून 22, 30 जून 23, 30 जून 24, 30 जून 25। किस दिन रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ? 31 मार्च को। यहां पर अब ये समझ आ रहा है कि ये 31 मार्च होती है, या ये भी बताऊं? फील हो रहा है ये 31 मार्च है या कराऊं? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो अब बताएं जी, किस दिन घर किराए पे चढ़ाया था? 1 अप्रैल 21। और इसके 4 साल कब पूरे हो गए? आप देख लें ये डंडा शरीफ, he owns a house situated in Defence which was given on rent to Atif under a rent agreement of 4 years which expired on 31 मार्च 25। तो मेरी आज की क्लास में गलती ये हुई है कि मैंने आपसे गलती से ये पूछ लिया है कि 31 मार्च 25 को अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा, तो उस पर आपके जो है वो तोते छूट गए हैं। तो 31 मार्च 25 को अगर एक्सपायर हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा?
यकम अप्रैल 21 को। ये थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों पूछा था। ये जो मैंने पूछा है इसकी समझ साइड पे रख लें, फिर आगे चलें। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एज पर द रेंट एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। 2 लाख पर मंथ रेंट आ रहा है। इस 2 लाख को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे साल सिर्फ जो है वो 9 महीने घर किराए पर आए। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स मेड नहीं, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स जो पैसे किराएदार से आए। ये सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह नहीं है। ये सिक्योरिटी गार्ड को जो हम तनख्वाह दे रहे हैं उसके बदले अगले को जो सर्विसेज दे रहे हैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, ये वो हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी ना ले लीजिएगा, इसको ऊपर लफ्ज पढ़ें, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड एज रेंट एग्रीमेंट। ये वो पैसे जो मुझे मिला है या जो मेरे पास से जा रहा है, तो मिला है। किसने इसको सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी समझ लिया था और माइनस किया था? क्लास के बाद आए, जरा क्लास के बाद आए। ये जनरेटर मोटरसाइकिलों के पास कहीं आए, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। अच्छा, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है ये पेमेंट है या पेमेंट रिसीव्ड है? पेमेंट रिसीव्ड आर गिवन बिलो। बिलो बिलो इसको बिलो कहते हैं ना, तो ये बिलो हैं नीचे वाली, पेमेंट्स रिसीव हुई हैं। और नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह अलग से मेरे ख्याल से कहीं दी होगी, पहुंचने तो दें, पता है मुझे आपने टेस्ट दिया हुआ है। नो नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे का। हाँ, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने? 25 लाख। ये सारा किसका एग्रीमेंट है? पुराने बंदे के, आतिफ के, या किसी नए का है? ऑन एक्सपायरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट जैन रिफंडेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू आतिफ। जैन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट आतिफ को वापस कर दिया है एंड रेंटेड आउट द बंगलो टू अ न्यू किराएदार। ये उसने बंगला नए किराएदार को दे दिया है जिसका नाम सर आसिफ है। ऑन द सेम टर्म्स एंड, तेरे से किराया भी 2 लाख लूंगा, तुझे सिक्योरिटी गार्ड भी दूंगा, उसका 50,000 पर मंथ तेरे से लूंगा, और तेरे से नॉन एडजस्टेबल भी 25 लाख लूंगा। हमारी क्लास में तो पुराने से 6 लाख लिया था, नवे से 9 लाख लिया था, और इस बंदे से नए से भी 25 लाख लिया और पुराने का भी 25 लाख है। तो पुराने को ऑब्वियसली 25 लाख वापस कर दिया होगा और नए से 25 लाख ले लिया होगा। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 2 लाख को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी है, या 2 लाख पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जरा आसानी के लिए रेंट जो है हाउस का, उस 2 लाख को पूरे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 12 से। सोल्यूशन में शायद मैंने 9 और 3 अलग अलग किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कौन सा सोल्यूशन देखना होता है घर जाके? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, सोल्यूशन ही तो देखना होता है। ये क्या चिन चुन लगे हुए मोबाइल पे? सिक्योरिटी गार्ड से जो सैलरीज, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत मुहैया करने के बदले अगले से पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये तो भाईजान इधर जाएगी। फिर वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना? 50,000 ज़रब 12, 6 लाख। काला मार्कर कहां? कंपनी से बनने चला गया। अच्छा, आ रहा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आगे पढ़ें जी। $25 लाख कितने सालों में इनकम में जा चुका होगा? पुराने वाला 25 लाख 3 साल वालों के लिए। ये टूट के निकल ही ना जाए, किसी को लग ना जाए। 3 सालों में क्यों? आप जरा गौर से सोचें, 25 लाख इधर आया, एक दफा 25 लाख डिवाइड बाय 10 इधर हुआ होगा। इनका चेहरा ऊपर करवा दें, ये जो, सॉरी इधर देखें, 25 लाख को एक दफा इधर 10 से डिवाइड हुआ होगा, एक दफा 25 लाख इधर 10 से डिवाइड हुआ होगा, एक दफा 25 लाख और एक दफा 25 लाख। और जब कोई पुराना जा रहा हो और नया आ रहा हो, जिस सिनेरियो का हमने नाम रखा था
जब पुराना जा रहा और नया आ रहा हो तो फिर तो नए के 25 लाख में से कुछ माइनस होगा ना। तो खुदा के लिए पुराने का 25 लाख इस साल कुछ नहीं करना, क्योंकि इस साल पुराना जा नया आ, तो जब पुराना जा तो नया आ, तो फिर 16 का 3 लगेगा। तो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, अल्लाह उसके भाग लगाए, अल्लाह उसको नेक औलाद दे। तो यहां पर 16 का 1 लगेगा और यहां पर 16 का 3 लगेगा, ऐसा ही है। 16 का 1 कहता था कि जो पुराने का 25 लाख आया है इसे यहां भी 10 से डिवाइड करो, यहां भी 10 से डिवाइड करो, यहां भी 10 से डिवाइड करो और यहां भी 10 से डिवाइड करो। कितनी दफा? 4 दफा। और यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट थी 4 साल वाली, 4 साल वाली बात इसलिए उसने लिखी हुई थी। तो 4 साल में हमें डेट ऑफ एग्रीमेंट पता होनी चाहिए कि नया बंदा, पहला बंदा आया किस दिन था। वो बातें याद आ रही हैं? नहीं आ रही? नहीं याद आ रही? नहीं, मसला क्या है उसमें? क्या चीज? भाई अभी भी टाइम है, खुदा के लिए जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए जाते हैं इनको घर में जाके कर लिया करें, फिर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं आपको मसला आता है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कुछ कहना नहीं। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल कई दफ़ा कराए जाते थे क्लास में, कितने लोग घर जाके नहीं करते थे कि बस देख लेते थे। हाथ खड़ा करें, 50% बच्चे हाथ खड़ा करें। मैं नहीं मानता 50% बच्चे हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। वे छोटे मोटे न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, बस जाके बस नज़र मार लेते हैं, उसको करने का बॉदर नहीं करते। तो बस फिर जब बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं टेस्ट में फिर परेशान होते हैं। ओके चलें जी आगे। तो भाई 16 के 1 में क्या पढ़ा था? अब अगर आपको मसला आया है तो फिर आपने घर जाके सेक्शन 16 के नीचे वाला न्यूमेरिकल रिवाइज करना है। अब एफर्ट नहीं करेंगे तो मसला आएगा। जहां ओनर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव करे तो इसको 10 सालों में इनकम में डाल दें। तो इस साल भी इनकम में डालें क्योंकि हमें कोई इल्हाम नहीं, नया नया आना है। इस साल भी 10 से डिवाइड करें, इस साल भी 10 से डिवाइड करें, इस साल भी 10 से डिवाइड करें। तो 25 लाख कितनी दफा 10 से डिवाइड हो गया? 4 दफा। आगे चलें। Where the owner has refunded non-adjustable amount to tenant on termination of, and the owner lets out the building to a new tenant, then new advance minus portion of earlier amount that was charged to tax. आप बताएं इस नए से कितना एडवांस आया? सेम टर्म्स लिखा हुआ है ना, तो नए से एडवांस आया 25 लाख। इस 25 लाख में से अब इस साल का कोई चक्कर नहीं है, 25 लाख में से माइनस करेंगे कितना कितना? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। डन। अब देखें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट न्यू वाली कितनी है? 25 लाख लेस ऑलरेडी टैक्स्ड ओल्ड की 25 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख कितनी दफा इनकम में गया? 1 2 3 4 इंटू 4। क्या जवाब आ गया? लेकिन ये जो जवाब आया है इसको आपने याद से डिवाइड करना है 10 से। ये तो करना ही है ना। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन तो सेक्शन 16 के नीचे वाली एग्जांपल जाके कीजिएगा एक दफा। ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है जी? पुराने वाले का इस साल ऐड होगा। सेक्शन 16 जी एग्जांपल 1 आज हम दोबारा करते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं। बाबर ने घर किराए पे दे दिया रकम सितंबर 12 को एट अ मंथली रेंटल ऑफ 80,000। द फेयर मार्केट रेंट इज 90,000। कासिम एग्री हो गया। द हाउस वाज गिवन टू न्यू टेनेंट ऑन रकम फरवरी 15। अब ये 30 जून 13 पुराना किराएदार रहा था, तो हमने 6 लाख को 10 से डिवाइड किया था।
फिर 30 जून 14 तक भी पुराना किराएदार रहा था, तो हमने 6 लाख को 10 से डिवाइड किया था। और जब 30 जून 15 का साल आया था तो नया किराएदार आ गया था, फिर पुराने के 6 लाख को हमने कुछ नहीं किया था, अगर आपको याद हो। तो फिर हमने 9 लाख लिया था, पुराने के 6 लाख को कुछ नहीं किया था, उसका जो 60 और 60 इनकम में जा चुके उसे क्या कर दिया था। तो जब पुराना जा और नया आ, तो पुराने के 6 लाख को कुछ नहीं करना। तो सिमिलरली आज के सवाल में पुराना जा नया आ, तो नए के 25 लाख को देखें, पुराने के 25 लाख को इग्नोर कर दें। जी क्लियर हो गया? वैसे तो ना किया करें ना, घर जाके सवाल साथ साथ करें सारे टॉपिक्स में। अच्छा अब बोलें 15 लाख डिवाइड बाय 10, 1,50,000 डन। ये नॉन एडजस्टेबल किसका है? बोलें हाउस का। और ये फोरफिटेड डिपॉजिट किसका था? लैंड का या प्लॉट, एक ही बात हो, यानी खाली लैंड का, प्लॉट का। आगे चलें। जैन पेज 40,000 टू सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी। सिक्योरिटी गार्ड असल में अपने नहीं होंगे इसके, इसने किसी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड लिए होंगे। तो ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दे या उनकी कंपनी को दे दे। जैन की पेमेंट कितनी है? तो प्लीज भाईजान, इधर लिखा हुआ था जैन ने पेमेंट रिसीव की है, तो हमने किराएदार से कितने पैसे लिए सिक्योरिटी गार्ड के? 50,000। और सिक्योरिटी गार्ड मेहनत करके ढूंढे कितने में? ताकि हमें 10,000 की बचत हो जाए। तो हम सिक्योरिटी गार्ड को कितना दे रहे हैं? 40,000। और हम अगले से सिक्योरिटी गार्ड के कितने ले रहे हैं? ठीक है, जैसे आप दोस्त को कहें तो मुझे ना मसला लग रहा है आजकल तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करा के देता हूं एक। तो अब आप मेहनत करके कोई 20,000 में सिक्योरिटी गार्ड उसे अरेंज करा के दें और उससे कहें तुम मुझे 22,000 रुपया दे दिया करो, ये सर्विस मैं तुम्हें दे देता हूं। तो असल में 50,000 रुपए आप ले रहे हैं किराएदारों से और खुद सिक्योरिटी गार्ड को कितने दे रहे हैं? या सिक्योरिटी गार्ड को या उनकी कंपनी को। तो ये 40,000 अदर सोर्स का खर्चा है, इसको यहां माइनस कर लें। लेस सिक्योरिटी गार्ड सैलरी। जी बोले 480,000। क्लियर? एंड अ सम ऑफ 25,000 फॉर रेंट कलेक्शन चार्जेस। तो ठीक है, रेंट कलेक्शन चार्जेस मैं बाद में देखता हूं, पहले मुझे ये बताएं हमने क्या माइनस करना है? रिपेयर अलाउंस। तो लेस क्या? रिपेयर अलाउंस। जी रिपेयर अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसका? रिपेयर अलाउंस। अच्छा, कोई ऐसी चीज आज मैंने आपको दिखाई है जो पहले कभी की ना हो और मैंने आपको को पहली दफा कोई चीज कोई जिंदगी में ऐसी? तो इंशाल्लाह सबके पूरे नंबर आएंगे ना टेस्ट में, कोई ऐसा मसला तो नहीं ना? तो कोई ऐसी चीज तो नहीं दिखाई जो पहले ना की हो? क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? क्या दिखाया है नया? तो भी अजीब बंदा है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि बात ही बुला दी तूने, ढूंढ लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ, रिपेयर अलाउंस की बात चल रही थी। अच्छा, मैं एक डायग्राम आपको दिखाने लगा हूं, माजरत। ये अगर मैं आपको टेस्ट से पहले दिखा देता तो फिर शायद आप भी टेस्ट में आला नंबरों के अंदर जो है वो पास हो जाते। तो आला नंबरों से फेल नहीं, अदना नंबरों से फेल होता है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9 है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सॉरी यार, ये डायग्राम मैं आज आपको पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ, तो अगर ये डायग्राम मैं आपको पहले दिखा देता तो शायद आप भी टेस्ट में अच्छे नंबर ले लेते। रिपेयर अलाउंस अगर तो ओपन लैंड या प्लॉट का है
तो उधर रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत, क्योंकि लैंड की रिपेयर कोई तस्वुर नहीं है, यानी लैंड और मैं बैठ के उसकी रिपेयर कर रहा हूं, कोई समझ नहीं आती बात कि लैंड की रिपेयर हो रही है। हाँ, बिल्डिंग की रिपेयर की तुक बनती है, बिल्डिंग की रिपेयर की तुक, लैंड की रिपेयर की तुक नहीं बनती, इसलिए लैंड पे रिपेयर अलाउंस माइनस, चाहे लैंड का रेंट आ रहा हो चाहे लैंड का फॉरफिटेड, लेकिन बिल्डिंग की कोई भी चीज आ रही हो तो बिल्डिंग पे रिपेयर अलाउंस माइनस करने की। तो ये जो मैंने डैश डाल के आगे एग फ्राई किया था ये वाला लैंड, और इधर मैंने हाउस और हाउस लिखा है, तो अब रिपेयर अलाउंस किसका लेना है? इन दोनों का लेना है, बाकी का रिपेयर अलाउंस। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहां 24 लाख जमा 1.5 लाख इंटू 1/5 कर दें, या इस वाले को डब्बे में ले लें। डब्बे में आओगे? जी मैं आ जाऊंगा, चलो डब्बे में आओ। आंडा आंडा आंडा, 0 जमा 0 0, 5 जमा 0 5, 1 जमा 4 5, 2 नीचे आओ, 2555000। अब इस फिगर का अगर आप ग्रैंड टोटल करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 2 लाख जमा ये, इन दोनों का जमा ये है ना, ग्रैंड टोटल करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं। 27, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप 27 लाख पे रिपेयर अलाउंस निकाल लें या सिर्फ इन दोनों पे? तो अब क्या करें? रिपेयर अलाउंस एट 1/2550000। सब पढ़ा हुआ लग रहा है? सब पढ़ा हुआ लग रहा है विद इन सिलेबस? ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी। 1/5 5 1 0 आंडा आंडा आंडा। ओके, बहरहाल सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये वाला 2 लाख नीचे लिख दिया था, वो वैसे ही लिखा हुआ है, वो कोई नहीं, 2 लाख ऊपर लिख दे नीचे लिख दे, कोई मसला नहीं। डन, चलें आगे। हाइब्रिड में करें, सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इसको बैग में रख दें जरा थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी होगी, बैग में रख दें। ओके नेक्स्ट सी, अब क्या रह गया बेटा? रेंट कलेक्शन। क्यों सोए हुए हो? और ये माथा अपना क्लियर करो, मैंने कहा ये कल तक माथा क्लियर करवा के आओ। माथा तुम्हारा नजर नहीं आ रहा था क्लास में, मुंह ऊपर करो। ये टेबल मुंह रखने के लिए नहीं है, ये टेबल चाय का कप रखने के लिए है। अच्छा, अब क्या रह गया बेटा? रेंट। आप बाल सेट कर लो, लोगों का फ्यूचर स्टेक पे लगा, उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, उसको बालों की, तो बंदे को अपना होश नहीं होता डिस्कशन चल रही हो कि मैंने टेस्ट में किया क्या, और ही इज गेटिंग द टाइम, यू जस्ट सो रिलैक्स। यार इसका टेस्ट मंगवाओ, नाम बताओ उनको, ऐसा से नाम बताओ ताकि पब्लिकली नाम ना जाए आपका, वो नाम, इनका टेस्ट मंगवाओ, इनका जरा टेस्ट मंगवाए, मैं देखता हूँ। हो सकता है ये ऑब्वियसली सारा अच्छा किया हो तो देन आई विल रियली अप्रिशिएट, फिर तो बंदा रिलैक्स बैठता है ऐसे। अच्छा भाई, अब सवाल मोहतरम अगला ये है कि आपने क्या माइनस करना है? रिपेयर अलाउंस। लो जी, कर लो गलत, फड़ लो कान। सारे ही दीवाने बैठे हुए इकट्ठे हो गए, दीवाने इकट्ठे करके ना, सारे मॉडल टाउन के, सारे फैसलाबाद, सारे लाहौर के, सारे कराची के, सारे नहीं मादर दूसरे शहरों वालों। अच्छा, अब मोहतरम ये बताएं, ये रिपेयर अलाउंस में ना वैसे आई कैप इतना डीप डाउन टेस्ट नहीं करेगा, सॉरी वो रेंट कलेक्शन चार्जेस में, लेकिन उसने थोड़ी सी ना अजीब सी बात की है। रेंट कलेक्शन चार्जेस सबके होते हैं, लैंड के भी होते हैं, बिल्डिंग के भी होते हैं। लैंड कलेक्शन चार्जेस में उसने नहीं लिखा हुआ था लैंड या बिल्डिंग, लेकिन इसने रेंट कलेक्शन चार्जेस ना डाले इस एडजस्टमेंट के साथ हैं। असल में अगर ये ओवरऑल एक नया पॉइंट बना के डालता ना, यानी कि पॉइंट 3 बना के डालता, तो फिर फीलिंग आ रही होती कि हर किस्म की प्रॉपर्टी के रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं। तो अभी एक अजीब सी बात है, वो रेंट तो नहीं है लेकिन इनकम प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में तो गिरता है ना, वो भी कलेक्ट करने के लिए बंदा भेज सकते हैं, ठीक है। वो फॉरफिटेड डिपॉजिट भी कलेक्ट करने के लिए बंदा जा सकता है। चलना मेरे साथ, तो मैं बंदा बन जाऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बंदा बन जाऊंगा। अच्छा,
तो अब सवाल ये राइज होगा मोहतरम कि रेंट कलेक्शन चार्जेस, मेरी वैसे आपको यही सजेशन है कि रेंट कलेक्शन चार्जेस में ज्यादा परेशान ना होइएगा, पेपर में टोटल फिगर पे लगा दें तो बेहतर है। लेकिन ऐसे ही इस सवाल के अंदर इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं रेंट कलेक्शन चार्जेस किस पे लगा रहा हूं, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, वरना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रेंट कलेक्शन चार्जेस में थोड़ा सा रूम अवेलेबल है, तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। रेंट कलेक्शन चार्जेस बता दें, बेहतर है इस फिलहाल इसी पे लगा दें क्योंकि इसी पॉइंट के साथ जुड़े हुए थे। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो क्लास के बाद ना आइएगा, आ जाइएगा। 2550 इंटू 4%, या एक्चुअल ऊपर लिखते ना, एक्चुअल कितने हैं 25,000, या 4% ऑफ 2550 और इसका 4% क्या आ रहा है? उतरे कैलकुलेटर फाड़, कट कैलकुलेटर अपना, प्लीज यूज द कैलकुलेटर इन क्लास। यार मुझे छोड़ें सब कुछ, आज मुझे ये बता दें, अच्छे जूते पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, बाल सेट करके आ जाना, ये सी है? पूछें जरा साथ वाले से, आज पूछें क्या इन्हीं चक्करों में पड़ा हुआ है? व्हाट इज दिस? इट्स अ हाइट ऑफ एनीथिंग। यानी कि मैं जो मर्जी पढ़ूं, बस मैं सेट होके आ जाऊं अगले दिन क्लास में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मलंग बन के आए, बट थोड़ा सा पढ़ाई को भी टाइम दे दें अगर कुछ जिंदगी में है। हाँ जी, लोअर जो भी जवाब आ गया, जो भी जवाब आ गया का मतलब होता है लीव इट। अच्छा, अब ये वाली फिगर भी फेस पे चली जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और ये वाली फिगर भी फेस पे चली जाएगी, इनकम फ्रॉम, राइट वाले हैंड की तरफ देखें ना, राइट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब लेफ्ट वाले हैंड की तरफ देखें, ये वाली बी इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी। ये क्या है? फेस। किसका? आपके घर में जो बिल्ली है उसका, किसका? हाँ आगे चलें। लेकिन बच्चे की बात पे हाँ नहीं करना चाहिए वैसे, ऑब्वियसली मैनर्स के खिलाफ है। हाँ मैं सॉरी, दैट वाज इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तो कोई मसला नहीं था, थोड़ा सा इस पे एफर्ट करें और आज करके आए, फिर कोई मसला आया तो इंशाल्लाह इसको जो है वो जनवरी में डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक दो बातें हैं वो सुन लें। मैं चुप चुप, मेरे पहले समझाने दो, मैं सीख रहा हूं तुम सीख रहे हो। ही हैज आल्सो पेड ज़कात ऑफ 40,000, तो हर साल आपने टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर देनी थी 40,000 की। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर डेट पोल अर्न्ड फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम ऑफ 50,000 ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023। तो 23 के न्यूमेरिकल में जाके आपने, 23 के न्यूमेरिकल में जाके आपने क्या करना था? तो 23 के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना था तो वहां पे आपने कितना ऐड कर देना था? 50,000। रेजिडेंट जो बंदा होता है ना, रेजिडेंट, अगर सवाल खामोश होगा तो बंदे को क्या एज्यूम करेंगे? रेजिडेंट। रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली इनकम भी टैक्सेबल है और रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है। तो ये बंदा कौन है? इसलिए इसकी पाकिस्तान वाली इनकम भी टैक्सेबल है। और बोलो 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 बोलो, तो कितने लोगों ने 50,000 को 2023 में ऐड कर दिया था? बस ठीक, इसमें कोई कमाल नहीं, यानी करना था, दिल पे तो नहीं ले लेते। कितने लोग हाथ पे थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, दिल पे यूज्ड टू हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर सी, सॉरी भाई अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है, मैं खुद एहतियात करूंगा इंदा, मैं आऊंगा ही नहीं। मिस्टर इंशाल्लाह, मिस्टर डेट पोल हैज आल्सो स्टार्टेड रिसीविंग 5 लाख। मेरा मतलब है कि जिंदगी में इतनी जज्बाती डिसीजन ना लिया करें कि अगला बंदा आपको मैं बस खत्म हो जाओ, तो अल्लाह ही तुमसे पूछेंगे। इतने दीवाने लोग होते हैं, पता नहीं अगले ने क्या कर दिया, बंदा मार दिया आपका, अल्लाह तुमसे पूछेंगे। मिस्टर डेट पोल हैज आल्सो स्टार्टेड रिसीविंग 5 लाख फ्रॉम टैक्स ईयर 2023 एंड ऑनवर्ड्स अगेंस्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद। भाईजान बिल्डिंग का प्लांट है मशीनरी के साथ किराए पे देना कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम। अब अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो इसमें रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होता। हैज स्टार्टेड रिसीविंग फ्रॉम 23 एंड ऑनवर्ड्स,
इसका मतलब है ये 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया। तो क्या करना था इसको सॉल्यूशन में देखें, 23 में भी ऐड करना था, 24 में भी ऐड करना था और 25 में भी ऐड करना था। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? डेट इज गुड, हाथ खड़े कर दिया करें, डेट इज गुड। मैं इंदा इंशाल्लाह एहतियात करूंगा, कोई ऐसी बात ना करूं जिससे आपका हार्ट दुखे। पहले 2 पॉइंट ट्राई कर लेंगे इनकम प्रॉपर्टी वाले, कर लेंगे? ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, एक बात अब सुन लें कि अदर सोर्स के चैप्टर में एक इनकम ऐसी है, छोड़ दें हाइब्रिड में, पढ़ने दें सबको। अदर सोर्स के चैप्टर में एक इनकम ऐसी है जिसमें डिप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाज़त है, वरना अदर सोर्स के चैप्टर में डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त नहीं है। पहला पॉइंट पढ़ें, ही लेट आउट अ बिल्डिंग टुगेदर विद, he let out a building with machinery installed to Iron Man on 1 November 2023. Iron Man pays a monthly rent of rupees 80,000। तो बता दें जी ये किस हेड में फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम रेंट बोलें इनटू कौन था 12 वाला? कौन है 12 वाला? ये कौन है 12 वाला? कौन है? कोई नहीं था, ऑनलाइन में से आवाज आई थी। कराची वाले इतनी ऊंची बोल रहे हैं। ये बैठा ये खुदा के लिए या नाश्ता करके आए या करवा के आए, कुछ तो करें। 1 नवंबर 2023 को घर किराए पे दिया है। अच्छा सर पहले बताना था, क्लास ऐसे भी पेपर में आ सकता है। मैंने तो समझा था बस पूरे टेक्स्ट में ही 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 नवंबर 23, सॉरी वो तो स्टे है पाकिस्तान का, मादरत, ये वाला 1 नवंबर 23। तो 1 नवंबर 23 को किराए पे दिया है, तो नवंबर दिसंबर और आगे जनवरी से जून ना गिने दीवानों की तरह, मुझे पता है 6 महीने होते हैं। नवंबर दिसंबर 2 हो गए, जनवरी से जून 6 हो गए, कितने महीने हो गए? 8। ज्यादा भी स्पून फीडिंग ना करवाएं, otherwise I will have to bring spoons in class. 80,000 into 8, 40,000. So the objective of today's class is not to discuss the test, is to make your साथ वाला very 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 शर्मिंदा that he is not doing studies. The only objective is this. Okay. Next, आगे चलें। चलें भाई, कोई नहीं, इंशाल्लाह डिस्कशन से ही चीज़ें आती हैं। और आप शायद कह रहे हो कि क्लास में इतने बड़े बड़े ऐसे न्यूमेरिकल कभी कराए नहीं, टेस्ट में दे दिए, तो छोटी सी जान है मेरी, वो पेपर में हिल कर आ जाती है वैसे ही। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आइंदा, अब तो हो गया ना, आइंदा तो ये मसला नहीं होगा। आइंदा इंशाल्लाह अगले मसले होंगे, ये वाले मसले नहीं होने चाहिए। ये जो अब डिस्कस हो गए ये वाले नहीं होने चाहिए। आइंदा इंशाल्लाह अगले मसले होंगे, वो आइंदा डिस्कस करेंगे। पेपर में जाने से पहले सारे मसले इस बार डिस्कस हो जाएं। थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं? कितने लोग रिलैक्स हो रहे हैं डिस्कशन से? जरा समझ आ रही चीजें? कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं? दोनों दफा हाथ खड़ा किया है। अच्छा ठीक है। तो द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी एज पर टैक्स रूल इज 2 लाख। तो मैंने बताया था आप अगर लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दें तो रिपेयर माइनस करने की, सॉरी वो क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। कितनी? 2 लाख। अच्छा यार, हाँ ये अब उसने कुछ लिखा नहीं, बस इसी साल से रिलेट करी होगी फिर। A repair expense of 30,000 is also incurred। अच्छा अब जाके ना हमें अदर सोर्स के चैप्टर से पूछना पड़ेगा कि रिपेयर डे टू डे का खर्चा है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है जिसकी डेप्रिसिएशन हो, ये डे टू डे का खर्चा है। तो अब अदर सोर्स से पूछना पड़ेगा कि जो डे टू डे के खर्चे होते हैं
हाइब्रिड में सेकंड लास्ट लॉ में बातें करते हुए, ये जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, क्या ये माइनस करने की इजाजत है या माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये जरा हमें देखना होगा। तो ये जाके हम देख लेते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा हूं इस चैप्टर पे, अदर सोर्स में। अल्लाह अकबर। एनी इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम अदर्स, रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा माइनस हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? ये वो तकरीबन सेकंड लास्ट सफा था ना चैप्टर का। तो कोई भी खर्चा माइनस, तो अदर सोर्स में हमें पता चला कि कोई भी खर्चा माइनस करने की, हाँ पूरे लॉ में वो खर्चे जो बुरे खर्चे हैं बिजनेस के चैप्टर में दिए हैं वो मुझे पता है कहीं माइनस नहीं हो सकते, लेकिन इधर कोई भी खर्चा माइनस हो सकता है। इस बुनियाद पे बताएं कि रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे या रिपेयर माइनस करेंगे। भाईजन रिपेयर अलाउंस सिर्फ आपने माइनस करने जब यहां हेडिंग डली हो इनकम फ्रॉम, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। डंके की चोट पर पूरा रिपेयर माइनस करें, कितना? 30,000। हाँ जी, असल में दूसरे हेड के खर्चे इधर या इसके उधर, तो ये जो रिपेयर हुई है आपके ख्याल में ये किसी ऐसे घर की रिपेयर हुई है जो हमने घर किराए पे दिया हुआ है, या इसी बिल्डिंग और प्लांट की रिपेयर हुई होगी? वो बात तो ठीक है, जो खर्चा किसी और हेड का है वो इधर माइनस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है ये खर्चा किसी और हेड का है? अच्छा मुझे बताएं, आप बिल्डिंग को किराए पे दें प्लांट मशीनरी के साथ, तो इज इट पॉसिबल कि प्लांट रिपेयर करना पड़ सकता है? नो ये पता नहीं किस किस दुनिया में यार मैं जा रहा हूं ग्राइंडर खराब हो जाता है घर में, तुम लोगों का प्लांट नहीं खराब हो रहा, दीवाने। रिलैक्स रिलैक्स, तो प्रेशर डालना होता है बच्चे पे। तो इज इट पॉसिबल कि प्लांट मशीनरी खराब हो जाए? तो प्लांट मशीनरी की भी रिपेयर भी होनी है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो प्लांट मशीनरी की रिपेयर भी होनी है। तो ये रिपेयर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये रिपेयर वो है जो कि प्रॉपर्टी के चैप्टर की है? वो तो फिर ऐसी कोई लाइन लिखी होती, मोबाइल, अच्छा कैलकुलेटर, ये अगर कोई ऐसी लाइन लिखी होती सवाल में, मिसाल के तौर पर कि आ रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 30,000 इज इनकर्ड फॉर अ हाउस विच इज गिवन ऑन रेंट एंड दैट हाउस इज अदर देन दिस प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, वो फिर हम कहते हैं किसी और हेड का खर्चा है। जी क्लियर हो गया आपको? तो ये तो इसी हेड का खर्चा है। तो सेक्शन 40 के 1 में लिखा हुआ है कि अदर सोर्स की इनकम निकालने के लिए सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। जैसे भी कैपिटल गेन में भी तो हम खर्चे माइनस कर रहे थे, कमीशन वगैरह, तो इधर रिपेयर वगैरह माइनस कर लें, कोई मसला नहीं। तो वट एवर द आंसर में भी, बाकी ये आपको शायद याद होगा, कंसिडरेशन टू वेकेट द प्रॉपर्टी, ये अदर सोर्स में जाता है। याद है नहीं याद? ये देखें अदर सोर्स में ये पढ़ा था, पॉइंट नंबर के, पॉइंट नंबर के। तो कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ये कहां जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये क्या मतलब था? दुकान का कब्जा छुड़वाना, याद आ रहा है? दुकान का कब्जा छुड़वाना, तो उसके पैसे दिए थे आपने, तो ये तो अदर सोर्स में जाता है। इसमें से जो अमाउंट पेड होती है वो माइनस करके 10 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, लोन पॉइंट 3 छोड़ें, लोन लिया 2 लाख का कैश में, क्या लोन कैश में ले सकते हैं या क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल वगैरह से लेना चाहिए था? अगर अगले बंदे का एनटीएन है तो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल से, अगर एनटीएन नहीं है तो इसलिए ये लोन कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। एक और लोन उससे लिया है भाई से, किस फॉर्म में? कैश फॉर्म में। उससे बैंक का लोन वापस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई से किस फॉर्म में लिया है? कैश फॉर्म में। तो ये लोन लेना कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा पॉइंट 3 को भी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन मेरा पहले आपसे एक सवाल है, यहां तक क्लियर? कितने लोगों के पूरे नंबर आ जाएंगे? हाथ खड़ा करें। एक, हाँ जी,
कहाँ पे यार, 0.4 में टैक्स से 2023 लिखा हुआ है। ओके, मैं फिर सोल्यूशन को अमेंड कर देता हूँ। ये फिर किस साल इनकम में जाएगा? पिछले साल। ये किस साल इनकम में जाएगा? अच्छा, सोल्यूशन आपके पास अभी हार्ड फॉर्म में भी अभी बांटा तो नहीं? बस ठीक है, बांटने की जरूरत नहीं है। तो सोल्यूशन इनके पास वैसे अवेलेबल है। अच्छा, सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसको कह दो अभी ये वाला डिलीट कर दे और ये वाली लाइन मैं डाल देता हूँ। वेल डन भाई, कौन बोला था? आई रियली अप्रिशिएट। असल में ये ना थोड़े से एक दो मसले इस वजह से हुए हैं। एक ये मसला हुआ है फरहीन वाला, और एक ये इधर मसला हुआ है टैक्स ये 2023 वाला। और ये इस वजह से मसले हुए हैं कि आई वॉज बिजी इन बुक प्रिपरेशन, तो मैं इसलिए जो है ना इसको देख नहीं सका। वो मैंने कुछ टेस्ट उसको बनाने को तरीका बता दिया था, लेकिन तरीका बनने के बाद मैं उसको रिव्यू नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आइंदा ये मसले नहीं आएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आया है। ओके, तो अब सवाल तो यही है, अब हमने इसके मुताबिक सोल्यूशन करना है पेपर में। तो हमारा साल बोलें कौन सा चल रहा है? 2024। तो ऑब्वियसली यू आर एग्जैक्टली राइट, इसको 2023 में इनकम में डालेंगे, 2024 में इनकम में नहीं डालेंगे। बाकी तो सारा फिर किस साल का डाटा होगा? 2024 का। अच्छा, फिलहाल ये डिस्कशन चलें, छोड़ेंगे तो आपको समझ आ गई बात। लोन अगर कैश में ले लें तो कहां जाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लोन अगर कैश में ले लें तो कहां जाना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नाउ माय क्वेश्चन, हाइब्रिड में बातें ना करें ना प्लीज, कैसे आइंदा इकट्ठे बैठना हूं। अच्छा, अब भाई एक कॉन्सेप्ट है, उसको जरा तसल्ली से आज रिवाइज करें, फिर कल वाली क्लास में इसी क्वेश्चन की तरफ हम वापस आएंगे, फिर आगे चलेंगे। एंड आई एम रियली सैड दैट आई हैव वेस्टेड योर टुडेज क्लास। आज की क्लास मैंने वेस्ट कर दिया सारी पुरानी डिस्कशंस में। काश हम कुछ नया पढ़ लेते और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता। अफसोस करें सारे। अच्छा, फ्यूचर खराब हो रहा है, कहते कोई बात नहीं, चपेट मारे बंदा। अच्छा, अगर आप किसी से, अच्छा ये दो रूल अलग अलग हैं। एक रूल है ये मैंने वापस लेनी है चीजें। एक रूल है ये कि मैं भाई को ये मार्कर दे दूं, ये पेन दे दूं, ये मोबाइल गिफ्ट कर दूं। ये जो रूल है ना, ये रूल ये है इन काइंड गिफ्ट्स के लिए। ये किसके लिए? इन काइंड गिफ्ट के लिए। इन काइंड गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन ना ये मेरे चाचे का पुत्र ना मैं इसके चाचे का पुत्र, तो इसको गिफ्ट मिला किससे? तो अगर ये बातें सच होती जो भी आपके सामने हुई हैं, इसको गिफ्ट मिलना, तो फिर ये इसकी कौन सी इनकम में जाता? क्योंकि मैं इसका रिश्तेदार नहीं हूं, हमारी बिरादरी बिल्कुल अलग है, मैं इनका रिश्तेदार नहीं हूं। डन। अच्छा, और अगर रिश्तेदार से मिलता तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये तो बात हो गई किसकी? गिफ्ट इन, जिसमें आप पैसे देते हैं या चीजी देते हैं? चीजी देते हैं। बच्चों को भी खुश करने के लिए कभी पैसे देते हैं, कभी चीजी देते हैं। तो मैंने भाई को क्या दे दी? चीजी दे दी, मैंने पैसे तो नहीं दिए। अच्छा, एक रूल है पैसों पे भी, एक रूल किस पे है? नहीं, 1000 वाला बड़ा नोट है, मैंने कौन से लाख वाला नोट रखा हुआ है। अच्छा, एक रूल है पैसों पे भी। तो अगर शादी हो रही है, अगर ये पैसे दिए जाएं, अगर क्या दिए जाएं? पैसे। क्या दिए जाएं? बोले पैसे दिए जाएं। तो पैसे देने पर, आवाज आ रही? तो पैसे देने पर ये गिफ्ट इन काइंड वाला रूल, इसमें देखना ये होगा कि मेरे पास एंड होल्डिंग पीरियड, हाँ होल्डिंग एंटीएन, मेरे पास जूते डिस्पोजेबल होने चाहिए, वैसे बंदा इधर से खा के मारे। इससे देखना ये चाहिए कि मेरे पास एंटीएन है या। अच्छा, जब कैश गिफ्ट दिया जाता है ना, तो इट कैन बी गिवन इन कैश फॉर्म, इट कैन बी गिवन इन कैश फॉर्म, इट कैन बी गिवन इन, आप ही पकड़ो, इट कैन बी गिवन इन कैश फॉर्म, और कैश गिफ्ट चेक से भी दिया जा सकता है।
और कैश गिफ्ट ऑनलाइन ट्रांसफर से भी दिया जा सकता है। कैश गिफ्ट अगर मैं इस फॉर्म में दूं, छोटे मोबाइल पकड़ा मेरा, सॉरी आप डियर माय डियर मोबाइल पकड़ाएं, अगर मैं इससे इसका अकाउंट नंबर पूछूं और अकाउंट नंबर लिख के इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूं, तो फिर ये चीज ही नहीं बन जाएगी, फिर ये गिफ्ट इन काइंड नहीं है, इट इज स्टिल गिफ्ट इन बट हैंडेड ओवर थ्रू बैंक। मैंने कैसे हैंड ओवर किए? बैंक से। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। कुछ ऑनलाइन वाले हजरात सवाल पूछ रहे हैं, कल क्लास आते ही रजिस्टर बंद, जाए बंद करें, जो मर्जी करें, जो 2000 रुपया पूरा कर, मार्कर दे एक। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा मेरा एक सवाल है, माशाल्लाह आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज में वो 14 चीजें किसको पता है जिसमें गड़बड़ हो जाए तो आपको सजदे साहब करना पड़ता है? सजदे साहब का तरीका कितनों को आता है? पहले तो वो हाथ खड़ा कर दें, माशाल्लाह। तो सजदे साहब किन 14 चीज़ों पे होता है? उनको नमाज के वाजिबात कहते हैं। तो ये आप फीमेल्स के लिए आज थोड़ा सा हमने सेशन अरेंज किया है। प्लीज़ 145 पे अगर आप देखें, ज़िंदगी अगर इसी तरह गुजर गई और अल्लाह आपसे पूछें कि एक एक चीज़ के ऊपर तुम सर के पीछे जाते थे, ये सवाल पूछते थे, टेस्ट में समझ नहीं आती थी, समझते थे, और नमाज में तुम्हें ये नहीं पता होता था कि मैं अत्तहियात दुआए कनूत पढ़ना भूल गया, मैंने सजदे साहब करना है जब नमाज दोबारा पढ़नी है, तो फिर क्या अल्लाह को जवाब देंगे? तो इसलिए नमाज के मसाइल भी सीखना ज़रूरी है। तो फीमेल स्टूडेंट्स 145 पे रूम नंबर 10 में आ जाएँ। बॉयज़ के लिए मैं बता दूंगा, सैटरडे को इंशाल्लाह खुद मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो कोशिश, कौन कौन कोशिश कर लेगा? देखें, खुद भी सीखना है, अपने बच्चों को आगे, अपने ख़ानदान वालों, अम्मी सबको बताना है, उनकी नमाज़ों की फ़िक्र भी करें।